रसोई। मोहन बहुत ही समझदार था, जो कि कृपालपुर गांव के अंदर रिपेयरिंग का काम किया करता था। वो सभी चीज अच्छे से रिपेयर करना जानता था। एक दिन उसके पास हरिया एक पंखा रिपेयर करवाने के लिए आता है। देखो ना मोहन भाई, ये पंखा सही से चल ही नहीं रहा है। कितनी कोशिश कर ली। कोई बात नहीं हरिया भाई, मोहन के हाथ में आने के बाद हर चीज चलने नहीं दौड़ने लगती है। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो मोहन भाई, लेकिन इसे ठीक करवाने के लिए अभी मेरे पास सिर्फ 200 रुपए हैं। पर हरिया, तुम तो जानते ही हो कि पंखा 300 रुपए से कम में ठीक नहीं होता, और मैं तो इस दुकान पर सिर्फ दिहाड़ी का काम करता हूँ। अगर मैंने ये पंखा सस्ते दामों पर ठीक कर दिया तो दुकान का मालिक बेकार में मुझे उल्टा सीधा सुनाएगा। भाई भी बोलते हो और भाई की मदद भी नहीं कर सकते तुम। जानते हो ना मोहन भाई कि गर्मी कितनी बढ़ गई है। कोई भी बहाना लगा कर इस पंखे को ठीक कर दो ना, और 200 रुपए ले लो। तुम्हारा भी तो परिवार गर्मी में तड़पता होगा ना। तुम तो मेरा दर्द समझते हो। हरिया की मासूम भरी बातें सुनकर अब मोहन को उस पर दया आ जाती है और वो उसका पंखा ठीक करके उसे दे देता है, और हरिया भी उसे 200 रुपए दे देता है। भगवान तुम्हारा भला करे मोहन भाई, तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो। इतना बोलकर हरिया वहाँ से चला जाता है, लेकिन मोहन को ये नहीं पता था कि दुकान का मालिक वहाँ पर आ चुका है और मोहन से कहता है, ओ मोहन, जरा बता कितने रुपए लिए तूने हरिया से पंखा ठीक करने के? मालिक जी, मैंने उससे 200 रुपए लिए हैं और बस वो मैंने आपके गल्ले में डाल दिए हैं। तुझे एक ही बात किसी बकरी की तरह कितनी बार रटानी पड़ेगी? एक पंखा हम ठीक करने का 300 रुपए लेते हैं, उससे 1 रुपए भी कम नहीं लेते। फिर तूने इस दुकान का खुद को मालिक समझ लिया है क्या, जो उससे 200 रुपए ले लिए? मालिक जी, आप मेरी तनख्वाह में से 100 रुपए काट लीजिएगा। उसको जरूरत थी, उसका परिवार गर्मी में तड़प रहा था, इसलिए मैंने उसका पंखा ठीक कर दिया। मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दीजिए। बिल्कुल नहीं मोहन, तूने कई बार ऐसा किया है। सस्ते में लोगों का सामान ठीक कर देता है। गर्मी का मौसम ही तो हमारे लिए कमाने का होता है, और उसमें भी तू अगर सस्ते में काम करके देगा तो इस दुकान का भाड़ा और तेरी तनख्वाह कहाँ से निकालूंगा? कल से तुझे काम पर आने की जरूरत नहीं है, निकल जा यहाँ से। मोहन ये सुनकर भावुक हो जाता है और मालिक जी के पैर पकड़ते हुए कहता है, मालिक जी, मुझे काम से मत निकालिए। आपके यहाँ काम करके ही तो मेरे गरीब परिवार का गुजारा चलता है। अगर आप मुझे काम से निकाल देंगे तो मेरा परिवार कहाँ जाएगा? मेरी तरफ से झंडू में जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज के बाद से तेरी ये मनहूस शक्ल मेरी दुकान पर नहीं आनी चाहिए। मैं कोई आदमी रख लूंगा। मालिक ये बोलकर मोहन को काम से निकाल देता है। अब मोहन गर्मी में पैदल चलता हुआ घर आता है और उसे इस तरह से परेशान देखकर उसकी पत्नी शीला कहती है, क्या बात है जी, आप बहुत परेशान लग रहे हैं, सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ शीला, सब कुछ ठीक है। आज मालिक ने मुझे जल्दी छुट्टी करके भेज दिया, दुकान पर काम नहीं था ना, इसलिए। पर आपका चेहरा तो मुझे कुछ और ही बता रहा है। सच सच बताइए कि क्या बात है, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? नहीं शीला, अरे मैं तुमसे कुछ क्यों छिपाऊंगा। अच्छा, मैं आपको ये बताना चाहती थी कि आप जल्द से जल्द अब हमारी झोपड़ी की मरम्मत करवा लीजिए। अगले हफ्ते ही आपको आपकी पगार मिल जाएगी। तो देखिए ना, हमारी छत टूटने को हो गई है। अगर ये टूट गई तो सूरज की सीधी गर्मी की किरण हमारे घर में आएगी और बच्चे परेशान हो जाएंगे। अभी तो राधा और अरुण पढ़ने के लिए गए हैं, लेकिन अब तो गर्मियों की उनकी स्कूल की छुट्टी भी पड़ने वाली है। स्कूल में तो उन्हें फिर भी अच्छा खासा पंखा मिल जाता है, पर यहाँ और हमारा पंखा चलने से ज्यादा आवाज करता है। तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं जल्दी से जल्दी पंखा ठीक कर दूंगा, और अगले हफ्ते मेरी पगार मिलेगी तो उससे घर की मरम्मत भी करवा दूंगा। मोहन की बात सुनकर शीला भी अब खाना बनाने की तैयारी करने लगती है। मोहन किसी को भी ये नहीं बताता कि उसकी नौकरी चली गई है, क्योंकि वो ये बात बताकर अपने परिवार वालों को परेशान नहीं करना चाहता था। रात के समय सभी लोग सो रहे होते हैं। अचानक उनके घर का पंखा चलते चलते बंद हो जाता है। माँ देखो ना, ये पंखा नहीं चल रहा, जिस कारण गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है। न जाने अब पंखे को क्या मौत आ गई है, इसको भी अभी बंद होना था। मोहन जी उठिए ना जरा, इस पंखे को एक बार देख तो लीजिए। अब मोहन उठता है और एक स्टूल पर चढ़कर पंखे को देखता है। उनका पंखा पूरी तरह से दम तोड़ चुका था और वो ठीक होने की हालत में नहीं था। क्या बात है बाबा, ये पंखा नहीं चलेगा क्या? मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मैं इतनी गर्मी में नहीं
सो पाऊंगी। नहीं मुन्नी, मेरी बेटी, अब ये पंखा नहीं चल पाएगा। ये पूरी तरह से खराब हो चुका है। बाबा, फिर हम क्या करेंगे? बिना पंखे के तो हमें नींद भी नहीं आएगी और मच्छर भी ज्यादा काटेंगे। कोई बात नहीं मेरे बच्चों, हमारे घर के पास ही जो कुआं है वहाँ से मैं पानी लेकर आती हूँ। हम लोग आज रात नहा कर ही सो जाएंगे तो गर्मी कम लगेगी और हमें इतनी भी परेशानी नहीं होगी। अब रात के समय मोहन और उसका परिवार नहाता है ताकि उन्हें कम से कम गर्मी लगे। वो सोने की कोशिश करने लगते हैं लेकिन तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले दिन मोहन काम का नाटक करते हुए घर से बाहर निकल जाता है और गर्मी में धूप में बाहर घूमता हुआ खुद से कहता है, मेरी बीवी मेरे भरोसे अपना मायका छोड़ कर आई है। मैं उसे ये नहीं बता सकता कि अब उसका पति इतना बेकार हो गया है कि उसे 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे पाएगा। मुझे जल्द से जल्द एक नई नौकरी ढूंढनी होगी। मोहन ये बोलकर काम की तलाश में इधर उधर घूम रहा था और वो जंगलों के रास्ते कुछ दूरी पर निकल जाता है। तभी उसे एक बड़ी सी कोठी के बाहर एक सेठ घूमता हुआ नजर आता है। वो सेठ के पास जाता है और कहता है, सेठ जी, मुझे काम की सख्त जरूरत है। कोई भी काम दे दीजिए। मैं घर का झाड़ू पोछा, खाना बनाना, सारा काम करने को तैयार हूँ। बस मुझे किसी भी तरह काम पर रख लीजिए। पर मेरे यहाँ किसी काम वाले की जरूरत तो है नहीं कोई। तुम यहाँ से जा सकते हो। सेठ जी, ऐसा मत कहिए। मेरा परिवार भूखा है, उन्हें मेरी जरूरत है। मेरी नौकरी चली गई है लेकिन मैं अपने परिवार को ये बात बताकर परेशान नहीं करना चाहता। सेठ जी, कोई भी कैसा भी काम चलेगा। अरे भाई, जाओ यहाँ से और मेरा दिमाग मत खाओ। वैसे भी इतनी गर्मी हो रही है और मेरा एसी भी नहीं चल रहा। थोड़ी हवा खाने के लिए बाहर आया और तू मेरा माथा गर्म करने के लिए आ गया। मोहन ये बात सुनता है और उसकी आंखों में चमक आ जाती है और वो कहता है, सेठ जी, आपका एसी काम नहीं कर रहा। कोई बात नहीं, मैं आपका एसी ठीक कर देता हूँ। मुझे बहुत अच्छी तरह से एसी ठीक करना आता है। क्या तू सच में मेरे घर का एसी ठीक कर पाएगा या फिर ऐसे ही पैसे बटोरने के चक्कर में बोल रहा है? सेठ जी, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। मुझे एसी ठीक करना बहुत अच्छे से आता है। आप मुझसे एक बार काम करवा कर देखें। अगर एसी ठीक नहीं हुआ तो आप मुझे कोई पैसे मत देना। सेठ भी ये सुनकर अब मोहन पर भरोसा कर लेता है और उसे अपने घर के अंदर लेकर जाता है, जहाँ उसकी पत्नी मोहन को देखकर कहती है, अरे कौन है ये जिससे आप घर के अंदर ले आए? आपको तो पता है ना, मुझे बाहर वालों का अपने घर में आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सेठानी जी, मैं तो एसी ठीक करने के लिए आया हूँ। आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगा। बस एसी ठीक कर दूंगा और यहाँ से चला जाऊंगा। अगर हमारे एसी को कुछ हुआ तो हम तुम्हारे गुर्दे और फेफड़े निकालकर एसी के पैसे वसूल लेंगे। पहले ही समझा रही हूँ। सेठानी जी, मैं कई सालों से यही काम कर रहा हूँ। मुझे काम बहुत अच्छे से करना आता है। आप बिल्कुल परेशान मत होइए। मैं आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करूंगा। इसके बाद अब मोहन कोठी का एसी उतारता है और उसे ठीक करने लगता है। गर्मी में उस एसी को ठीक करते हुए उसको 1.5 घंटे हो जाते हैं और सेठानी सेठ से कहते हैं, मैंने बोला था ना, इस गरीब की बस की है ही नहीं हमारे एसी को ठीक करना। अब आप इसे बोल दीजिए कि ये यहाँ से चला जाए। नहीं सेठानी जी, ऐसी बात नहीं है। बस इस एसी को ठीक होने में समय लग रहा है। मुझे अभी इसे ठीक करने में 1-1.5 घंटा और लगेगा, फिर ये बढ़िया चलने लगेगा। पर हमारे पास इतना समय नहीं है। अरे, हमें पास की किसी शादी में जाना है। एक काम करो, तुम ये एसी अपने घर ले जाओ, कल ठीक करके ले आना। लेकिन एसी को लेकर भाग मत जाना। नहीं सेठ जी, ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। मैं ईमान का बहुत पक्का हूँ। तो फिर ठीक है, हम तुम पर भरोसा कर लेते हैं। ये एसी लेकर अब अपने घर चले जाओ और कल एसी को ले आना। बाहर साइकिल रखी हुई है, तुम उस पर एसी को बांधकर अपने घर ले जाओ। अब मोहन उस साइकिल पर एसी को बांध देता है और तपती धूप में उसे एसी को घर ले जाता है। जिसके बाद उसकी पत्नी जैसे ही उस एसी को देखती है तभी वो कहती है, अजी ये किसके घर का एसी उठा लाया आप? ये तो बहुत महंगा लग रहा है। हाँ शीला, मुझे एक सेठ सेठानी मिले थे। उनके घर में ये एसी खराब था। उन्हें किसी शादी में जाना था और वो मुझे अकेले घर में नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए उन्होंने मुझे बोला है कि मैं ये एसी ले जाऊं और ठीक करके इन्हें वापस कर दूं। कोई भी इंसान किसी पर इतना यकीन कैसे कर सकता है कि आपको अपने घर का महंगा एसी दे दिया? पर अच्छी बात है, 2-4 पैसे फालतू आ जाएंगे। मोहन भी अब उस एसी को ठीक करने लगता है और मुन्नी और अरुण भी उसके पास बैठकर ये सब देखने लगते हैं।
कुछ ही देर में मोहन अपनी मेहनत से एसी को ठीक कर देता है और उसे एक बार चला कर देखता है तो उसमें ठंडी ठंडी हवा आती है। एसी की हवा लेकर मुन्नी बहुत खुश होकर कहती है, बाबा इसमें तो बहुत ठंडी हवा आ रही है, आप ये एसी कल देना क्योंकि आज हम इस एसी की ठंडी हवा में सो जाते हैं। हाँ बाबा, इससे हमें गर्मी भी नहीं लगेगी और हम बहुत देर तक सो भी पाएंगे। नहीं बच्चों, ये हमारे घर के संस्कार नहीं है। ये हमारे घर का एसी नहीं है, इसलिए हम इसे नहीं चला सकते। जब ये एसी ठीक करने पर मुझे पैसे मिलेंगे तो मैं तुम लोगों के लिए नया पंखा लेकर आ जाऊंगा, पर अभी हम इस एसी को नहीं चला सकते। सब लोगों को मोहन की बात बिल्कुल ठीक लगती है और मोहन अपने परिवार के साथ एसी में रात को नहा धोकर सो जाता है क्योंकि उनका पंखा तो खराब था, वो ठीक नहीं हो रहा था। लेकिन रात को एक जादुई रोशनी आती है और मोहन के घर के बाहर खड़ी हुई साइकिल गायब हो जाती है। सुबह जैसे ही शीला और मोहन को ये बात पता चली तो शीला ने कहा, न जाने किस चोर को मौत आ गई थी जो साइकिल चुरा कर ले गया। अब आप सेठ जी और सेठानी को क्या ही जवाब देंगे। बहुत बुरा हुआ शीला, मैंने सोचा था कि बच्चों के लिए नया पंखा ले आऊंगा, लेकिन अब मुझे एसी को ठीक करने के बदले जो पैसे सेठ सेठानी मुझे देते हैं मैं उन्हें वापस कर दूंगा, क्योंकि साइकिल मेरे घर से चोरी हुई है। सोचा था नौकरी नहीं है तो कुछ पैसे आ जाएंगे। नौकरी नहीं मतलब? मोहन अपनी नजरें झुका लेता है और सारी सच्चाई शीला को बता देता है। सारी सच्चाई जानने के बाद शीला की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, जी आप हम लोगों से इतना प्रेम करते हैं कि अकेले इतना सारा दुख झेलते रहे और हमें कुछ नहीं बताया। अगर आपको कुछ हो जाता तो, पर आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, भगवान हमारी जरूर सुनेंगे। मेरा दिल कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप चाहिए और ये एसी सेठ और सेठानी को दे आइए। मोहन अपनी तपती धूप में पैदल चलता हुआ एसी उठाकर सेठ सेठानी को देने के लिए उनके घर के बाहर पहुंचता है। वो देखता है जो उसने चमचमाती कोठी उसने देखी थी अब वो वीरान पड़ी थी, वहाँ कोई भी नहीं था। वो अंदर जाकर देखता है तो ऐसा लग रहा था जैसे वो कोठी कई सालों से वीरान थी और वहाँ कोई भी आता जाता नहीं था। मोहन भी ये देखकर हैरान हो जाता है। वो सुबह से शाम तक वहीं बैठकर इंतजार करता है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं आता। जब वो वापस आ रहा होता है तो उसे एक आदमी मिलता है और कहता है, अरे मोहन भाई, इस कोठी में से निकलकर कहाँ आ रहे हो? मैं तो इस कोठी के सेठ जी से मिलने गया था, लेकिन मुझे अंदर कोई नहीं मिला। मोहन भाई, इस कोठी के अंदर जो सेठ सेठानी रहते थे वो तो कब के मर गए। तो ना है किसी नौकर ने उनके साथ धोखा किया था और उनके घर का सारा सामान चुरा कर भाग गया और सेठ सेठानी की गाड़ी का टायर पंचर कर दिया जब वो पड़ोस के किसी शादी में जा रहे थे। मोहन को ये सारी बात जानने के बाद बड़ी हैरानी होती है कि अचानक ये चमचमाती हुई कोठी वीरान कैसे हो गई और सेठ सेठानी मर गए थे। तो जिसे वो मिला था वो कौन थे? वो घर आता है और ये सारी बात शीला को बताता है, जिसे सुन शीला कहती है, आखिर ये कैसे हो सकता है? शायद आप किसी गलत कोठी में घुस गए होंगे। शीला, ये शहर नहीं गांव है, यहाँ वैसे भी 2-4 कोठियाँ ही तो हैं। मैं गलत कोठी में कैसे घुस सकता हूँ? ये सब छोड़िए, मैंने सोचा है कि अब मैं छोले चावल बेचूं। आप तो जानते हैं ना कि मैं बहुत अच्छे छोले चावल बनाती हूँ। मैंने अपनी माँ से भी बात कर ली है, वो मुझे कुछ पैसे उधार देने को तैयार है। लेकिन बच्चों को भी तो संभालना है ना। मैं नहीं चाहता शीला कि तुम काम करो। हम दोनों दुख सुख के साथ हैं, इसलिए सारे दुख और सुख हम दोनों को मिलकर ही साथ बिताने हैं। आप इतनी फिक्र मत कीजिए। जिसके बाद अब मोहन और शीला रात के समय खाना खाकर मुन्नी और अरुण के साथ सो जाते हैं और एसी वहीं कोने में रखा हुआ था। लेकिन तभी बिना बिजली के एसी चलने लगता है और उसमें से ठंडी हवा आने लगती है। रात को ठंडी हवा आता देख सब लोगों की नींद खुल जाती है। बाबा देखो, अरुण ने एसी चला दिया है। आपने बोला था ना एसी नहीं चलाना है। बाबा, मुन्नी झूठी है, मैंने एसी नहीं चलाया, आपकी कसम। मोहन देखता है तो एसी का वायर लगा ही नहीं था, लेकिन एसी चल रहा था। ये देखकर वो सब हैरान हो जाते हैं। तभी उसमें से नोट बरसने लगते हैं। कुछ ही देर में वहाँ पर 2 रोशनी प्रकट होती है और कहती है, मोहन तुम दिल के बहुत अच्छे हो। देखो, हमारे नौकर ने हमारे साथ धोखा किया और सामान लेकर भाग गया, लेकिन जब हमने तुम्हें एसी दिया और साइकिल गायब हो गई, तब भी तुम तपती गर्मी में पैदल चलकर एसी को लौटाने के लिए आए। तुम सच में बहुत अच्छे हो। इसलिए अब हम दोनों की आत्माओं को मुक्ति मिल चुकी है, क्योंकि हमारी मुलाकात एक नेक दिल इंसान से हो चुकी है।
आज के बाद ये जादुई एसी रसोई तुम्हारी है शीला। तुम यहाँ से अपने छोले चावल बेचना शुरू कर सकती हो। यहाँ तुम छोले चावल बनाओगी तो तुम्हें गर्मी भी नहीं लगेगी, और जब तुम उन्हें बेचोगी तो वो ग्राहक के खाने तक गर्म रहेंगे। आप लोग हमारे लिए इतना कुछ क्यों कर रहे हैं? हम तो आपको जानते ही नहीं हैं। खून के नहीं, कुछ रिश्ते तो दिल के होते हैं शीला। हमारे बच्चों ने हमें कब का यहाँ बेसहारा छोड़ दिया था, लेकिन तुम्हारे प्यार का अपनापन देखकर हमारी आत्मा को मुक्ति मिल गई है। सेठ और सेठानी की आत्मा अब एक रोशनी के रूप में वहाँ से गायब हो जाती है, जिसके बाद उनका पूरा घर ठंडा हो जाता है। धीरे धीरे शीला भी अब अपनी जादुई एसी रसोई में राजमा चावल, छोले चावल, वो सारे व्यंजन बनाकर बेचना शुरू कर देती है, और इसमें मोहन भी उसकी मदद करता है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन ये घर हमारे बच्चों के रहने लायक नहीं है। हमारे पास इतने तो पैसे भी हैं, क्यों ना हम पड़ोस वाला घर जो बिक रहा है उसे खरीद लें और उसे तोड़वाकर एक अच्छा सा घर बनवा लें, जहां हम बच्चों का भविष्य साकार कर सके। और इस छोटी सी झोपड़ी में अपनी जादुई एसी रसोई शुरू रखूंगी, और यहाँ पर कुछ कुर्सियाँ भी डाल दूंगी ताकि गर्मियों में लोग आए तो यहाँ बैठकर खाना खा सके और मैं गर्मा गर्म परोस सकूं। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है शीला। अगर पड़ोस वाला घर बिक रहा है तो हम उसे खरीद लेते हैं, और उसके बाद हम उस घर में शिफ्ट हो जाएंगे, और इस घर से तुम अपनी गर्मी में गरीब की जादुई ऐसी रसोई चलाना, जहाँ पर हम और भी ज्यादा व्यंजन बेचेंगे। माँ, सच में लोगों के साथ भला करो तो लोग भी हमारे साथ भला ही करते हैं। देखो ना, वो सेठ जी और सेठानी जी हमें एक जादुई एसी देख कर गए, जिसकी वजह से अब हमारी सारी परेशानियाँ दूर हो गई हैं। और पता है माँ, गांव में बहुत कम घरों में एसी है, और हमारे पास तो गर्मी में एसी वाली रसोई है। हम तो कितने किस्मत वाले हैं ना। हाँ मेरे बच्चों, अगर हम सबके साथ अच्छा करते हैं तो हमारे साथ भी हमेशा अच्छा होता है, इसलिए तुम्हें ऐसे ही सबके साथ हमेशा अच्छा करना होगा। जहाँ एक तरफ वो मोहन अब अपने पड़ोस का घर खरीद लेता है और वहाँ पर एक पक्का मकान बनाकर अपने परिवार के साथ रहने लगता है, तो वहीं शीला भी गर्मी में जादुई एसी में तरह तरह के व्यंजन बनाकर सस्ते दामों पर लोगों को खिलाया करती है, और सभी लोगों को खाना बहुत पसंद आता है। वहीं दूसरी तरफ मोहन के मालिक ने मोहन को काम से निकाल दिया था। उसका नया कर्मचारी सारे पैसे लेकर वहाँ से भाग जाता है। तभी वो मालिक रोते हुए कहता है, हे राम, मर गया, बर्बाद हो गया। कल मुआ मेरी सारी कमाई लेकर भाग गया। 1 महीने की कमाई रखी हुई थी गल्ले में, अब मैं किसी को क्या मुंह दिखाऊंगा, कैसे इस दुकान का किराया दूंगा। हे भगवान, मैं तो बर्बाद हो गया। मैंने मोहन के साथ बहुत गलत किया, उसी की सजा मुझे मिल रही है। मैं कल ही जाकर उससे उसकी तनख्वाह दे दूंगा। अब मालिक मोहन के घर आता है तो उसके घर में इतना सब कुछ देखकर हैरान हो जाता है, और मोहन से हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहता है, माफ करना मोहन, मैंने तुम्हारे साथ सच में बहुत गलत किया, इसीलिए मेरे साथ बुरा हुआ। मैं तुम्हें यहाँ तुम्हारी बची हुई तनख्वाह देने आया हूँ। मैं जानता हूँ कि ये तुम्हारे लिए अब मायने नहीं रखती, क्योंकि तुम इससे ज्यादा कमाते हो, पर ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है, इसे रख लो। मालिक मोहन को उसके हिस्से के पैसे देकर वहाँ से चला जाता है, और गर्मी में गरीब की एसी वाली रसोई उनकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख देती है, और मोहन भी अपने परिवार के साथ अब हंसी खुशी रहने लगता है। धीरे धीरे वो अपना वापस रिपेयरिंग का कारखाना भी खोल लेता है, क्योंकि वो उसके हाथ का गुण था और वो उसे भूलना नहीं चाहता था। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। ये कहानी है गर्मी में गरीब फ्रूट कोला आइसक्रीम वाली। रवि एक पेड़ की छांव में आराम से लेटा हुआ था। तभी वहाँ जमींदार आता है और उसको इस तरह आराम करता देखता है तो उससे कहता है, ए रवि, तू इस तरह पेड़ की छांव में आराम क्यों कर रहा है? तेरा काम खत्म हो गया क्या? नहीं साहब, मेरा काम खत्म नहीं हुआ है। वो क्या है ना, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, ऊपर से धूप काफी तेज है। सोचा अभी खाना खाया है तो थोड़ी देर पेड़ की छांव में लेट जाऊं। मैं तुझे यहाँ लेटने के पैसे नहीं देता, काम करने के देता हूँ। एक तो काम चोरी कर रहा है, ऊपर से जुबान चला रहा है। अगर मैं चाहूँ तो 2 मिनट में तेरी हड्डी पसली तोड़वा दूंगा। माफ कीजिए साहब, मैं भी खेतों में काम करने जाता हूँ। इतना बोलकर रवि अब खेतों में काम करने के लिए चला जाता है और पूरी दोपहर तेज धूप में मेहनत मजदूरी करता रहता है। देर शाम जब रवि अपने दिन की तनख्वाह लेने जाता है, तब जमींदार उसको सिर्फ आधे ही पैसे देता है। ये क्या साहब,
मैंने तो अपनी मजदूरी पूरी करी, लेकिन उसके बाद ही मुझे सिर्फ 200 रुपए क्यों मिल रहे हैं? वो इसलिए रवि क्योंकि तुम एक नंबर के कामचोर हो। अगर कल से तू मुझे आराम करता हुआ नजर आया तो मैं तुझे ये रुपए भी नहीं दूंगा, ऊपर से दिन भर काम करवाऊंगा, वो अलग। उदास रवि जमींदार से कुछ नहीं कह पाता और वहाँ से मुंह लटकाए अपने घर की ओर निकल जाता है। आज भी जमींदार ने पूरे पैसे नहीं दिए। समझ नहीं आ रहा कि घर का खर्चा कैसे चलाऊं। सब्जियां भी खरीदनी है। खैर, जो पैसे मिले हैं इनसे ही सब्जियां खरीद कर घर ले जाता हूँ। ज्यादा ना सही, थोड़े बहुत ही सही। इतना बोलकर अब रवि सब्जी खरीदने जाता है और भाई साहब, जरा 1 किलो आलू, 1 किलो गोभी और आधा किलो टमाटर दे दो। जरूर भैया, तुम मुझे 2 मिनट का ही समय दो, मैं अभी तुमको तुम्हारा सारा सामान पैक करके देता हूँ। इतना बोलकर सब्जी वाला सामान पैक करके रवि को देता है और रवि उसको 200 का नोट देता है, जिसे देख सब्जी वाला अपनी पन्नी में खुले निकालने के लिए पन्नी को खोलता, पर तभी रवि देखता है कि सब्जी वाले की रेहड़ी पर काफी भीड़ इकट्ठा हो रही है। सब्जी के काम में कितना मुनाफा है। अगर मैं भी सब्जियों का ही ठेला लगाने लगा तो। रवि ये सोच ही रहा था कि तभी सब्जी वाला उसे पैसे दे देता है। अरे रवि भैया, किस सोच में पड़ गए? पैसे तो ले लो, पैसे नहीं लेने क्या तुमको? अरे नहीं भाई साहब, कैसी बात कर रहे हो आप? वैसे भाई, अगर मैं तुमसे एक राय मांगू तो क्या तुम मुझे दोगे? अरे रवि भैया, मेरे पास राय और ज्ञान फ्री में मिलता है। तुम्हारा जब जी चाहे तुम मुझसे ले सकते हो। भाई साहब, मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं भी तुम्हारी तरह सब्जियों का ठेला लगाऊं। क्या मेरा ठेला लगाना सही रहेगा क्या? मैं जमींदार की जमीन पर काम कर कर के बहुत थक चुका हूँ। वो ना तो मेरा मेहनताना सही से देता है और ना ही तमीज से बात करता है। तुम तो जानते ही हो कि जमींदार कितना बुरा इंसान है। अब ये तो हर मजदूर की जुबानी है भाई, लेकिन अगर तुम जमींदार के जमीन पर काम नहीं करना चाहते और उसके काम से बचने के लिए अपना ठेला लगाना चाहते हो तो हाँ, तुम्हारे लिए सब्जी का ठेला लगाना बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर तुम अपने हिसाब से चल रहे हो या अपने घर को देखोगे तो जब तक तुम्हारा ठेला एक जगह जम नहीं जाता तब तक तुम्हारा ठेला लगाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि जब ग्राहक तुम्हारे ठेले पर आएंगे ही नहीं तो तुम्हारी सब्जियां खराब हो जाएंगी। और तो और यहाँ वैसे ही बहुत सारे सब्जी वाले हैं। तो भाई साहब, मुझे क्या करना चाहिए जिससे मैं अपने परिवार का गुजारा भी कर लूं और 2 पैसे बचा भी लूं? देखो भाई रवि, तुमने मुझे भाई कहा है और तो और मैं तुम्हें अपना छोटा भाई भी समझता हूँ, इसीलिए एक बड़े भाई के नाते तुम्हें समझा रहा हूँ कि तुम यहाँ सब्जी का ठेला लगाने के बजाय सबसे पहले जमींदार से अपना हिसाब चुकता करो। उसके बाद उनसे जो पैसे मिलेंगे तुम उनसे सब्जी की जगह फल खरीदना, क्योंकि यहाँ आसपास फल वाला नहीं। क्या पता तुम्हारा फल का बिजनेस अच्छा चल जाए। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, तुमने मुझे अच्छी सलाह दी है। अब मैं सबसे पहले जमींदार के यहाँ से काम छोड़ूंगा। इतना बोलकर रवि अब वहाँ से चला जाता है और घर आने के बाद वो अपने हाथों की सब्जी अपनी पत्नी शीतल को देता है। पति का उतरा हुआ चेहरा देख शीतल को ये समझने में देरी नहीं लगती कि आज भी कुछ हुआ है। जिसके बाद, क्या हुआ जी, आज आप बहुत परेशान लग रहे हैं, सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ शीतल, सब कुछ ठीक है, बस थोड़ा थक चुका हूँ। पता नहीं क्यों पर मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि कुछ बात तो है जो आप मुझसे छुपा रहे हो। शीतल, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। जमींदार की जमीन पर जिंदगी भर मजदूरी नहीं कर सकता। अगर मजदूरी करता रहा तो ना मैं अपने बेटे की परवरिश कर पाऊंगा और ना ही अपने घर को चला पाऊंगा। सोचा कि सब्जी का ठेला लगा लूं, लेकिन सब्जी वाले भैया ने मुझे कहा कि यहाँ ठेला लगाने का कोई फायदा नहीं और उन्होंने मुझे फलों का ठेला लगाने के लिए कहा है। तो इसमें खराबी क्या है रवि जी? शीतल, सब्जियों के मुकाबले फल ज्यादा महंगे होते हैं और फल का ठेला लगाने के बाद अगर मेरे फल ना बिके तो किसी को कुछ नहीं पता।
कोई भी काम करने से पहले हम उसके नकारात्मक प्रभाव के बारे में क्यों सोचें? हो सकता है कि हमारे फलों का ठेला अच्छा चल जाए। शीतल की बात सुनकर अब रवि बहुत खुश हो जाता है और इस तरह वो अगले दिन जमींदार के पास जाता है। काम करने से वो मना कर देता है। जमींदार साहब, मैं अब आपकी जमीन पर काम नहीं कर सकता। लेकिन क्यों? अब कौन सा तेरे नए ड्रामे शुरू हो गए जो तू यहाँ आकर कर रहा है? माफ करना साहब, लेकिन आप हमें बहुत कष्ट देते हैं। कुछ देर का समय भी नहीं देते ताकि इंसान आराम कर ले। यहाँ तक कि आप उन्हें खाने तक का समय नहीं देते। अगर इंसान इस तरह काम करता रहा तो वो बहुत ही जल्दी थक जाएगा, और थका हुआ इंसान तो कभी अच्छे से काम नहीं कर सकता। इसीलिए अब मैं आपके पास काम नहीं कर सकता। रवि की ऐसी बातें सुनकर जमींदार बौखला जाता है और वो गुस्से में रवि के पास आता और उसका कॉलर पकड़कर उसे धमकाते हुए कहता है, तो ठीक है, मत कर, लेकिन मैं तुझे तेरा 1 रुपया नहीं दूंगा। और हाँ, मैं भी देखता हूँ कि आखिर तू कितने दिन तक कहाँ कहाँ काम कर लेता है। तू देखना, आज नहीं तो कल पर तू आएगा मेरे पास ही, और उस दिन मैं तुझे सबक सिखाऊंगा। इतना बोलकर जमींदार उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है और रवि भी वहाँ से अब चला जाता है। घर जाने के बाद शीतल रवि को कुछ पैसे देती है और उन पैसों से रवि खुद के लिए कुछ फल और एक ठेले का जुगाड़ करता है और अब वो ठेला लगाना शुरू कर देता है। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। फल ले लो, ताजे ताजे फल, केला, तरबूज, आम, मीठे मीठे ताजा ताजा फल ले लो, फल ले लो। रवि काफी देर से आवाज लगा रहा था, लेकिन रवि के ठेले पर एक भी ग्राहक नहीं आता। समय यूं ही गुजरता है और अब धीरे धीरे करके कभी रवि के ठेले पर एक ग्राहक आता तो कभी 2, कभी उसकी बिक्री अच्छी होती तो कभी ऐसे ही होती। ऐसे ही एक दिन उदास रवि अपने घर आता है और पुराने फलों को देख शीतल उससे कहती है, अजी ये क्या पुराने फल खत्म नहीं हुए और आप फिर से नए फल लेकर आ गए? शीतल, पुराने फल बासी हो गए और उनमें से कुछ तो खराब भी हो गए हैं, जिस वजह से फल बिक नहीं रहे। ताजा और नए फल लेकर आया हूँ, क्या पता ग्राहक ये ले ले। हाँ, आप सही कह रहे हैं। अगर सब्जियां में हल्के दाग लग जाते हैं तो भी तो लोग उस सब्जी को नहीं लेते, और ये तो फल है। अच्छा शीतल, अब जल्दी से खाना लगा दो। उसके बाद राजू को भी स्कूल लेने जाना है और फिर शाम को बाजार भी तो जाना है। इतना बोलकर रवि खाना खाता है और कुछ देर बाद अपने बेटे को राजू स्कूल लेने जाता है। स्कूल से लाकर अपने वो ठेले पर खराब सब्जी साइड करके ताजा फल लगाकर बाजार में बेचता है। सेब, केला, अंगूर ले लो। केला 60 रुपए दर्जन, अंगूर 100 रुपए किलो। अरे भैया, तुम तो बड़े महंगे फल बेच रहे हो। हर जगह तो 80 रुपए किलो मिल रहे हैं और तुम हो कि इतने महंगे दे रहे हो। ये कैसी बात कर रही हो मैडम? मेरी खरीद ही 80 की है तो भला मैं 80 में कैसे बेच सकता हूँ? मैं अपनी बचत भी तो रखूंगा ना। भैया, हर जगह तो इतने में ही मिल रहे हैं। 80 रुपए में देना है तो ठीक है, वरना रहने दो, मैं कहीं और से ले लूंगी। बहन जी, मैंने सही रेट लगाया है, अब आप देख लो। वो औरत अब बिना वहाँ से फल लिए चली जाती है। अब इसी तरह 2-4 और ग्राहक आते हैं और उन्हें भी फल काफी महंगे लगते हैं, इसलिए वो आधा किलो लेते या तो फल सिर्फ देख कर चले जाते। शाम को अब रवि अपने फल को देख खुद से कहता है, आज भी सारे फल बच गए। अगर मैंने इन्हें आज शाम तक नहीं बेचा तो कल शाम तक ये फिर से खराब हो जाएंगे, और पहले से ही घर में 5 किलो फल रखे हैं जो खराब हो रहे हैं। अगर ये 10 किलो फल भी खराब हो गए तो क्या करूंगा मैं? इतने सस्ते में बेच भी नहीं सकता। 2 रुपए नहीं कमाऊंगा तो क्या फायदा है ऐसे काम का? परेशान रवि को अब कुछ समझ नहीं आता और वो रेट का रेट बेचता है, पर फिर भी उसके फल ज्यादा नहीं बिकते और रात को वो 4 किलो फल लेकर वापस अपने घर आता है। इतने सारे फल देखकर एक बार फिर शीतल परेशान हो जाती है। एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से सही से कमाई नहीं हो रही, फल घर के और सड़ रहे हैं। जितना हम लागत लगा रहे हैं उतने का प्रॉफिट तो नहीं हो रहा। तुम बिल्कुल सही कह रही हो शीतल, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर हम क्या करें। ना तो हमारी बिक्री हो रही है और ना ही घर में 1 रुपया। माँ, घर में सारे फल खराब हो रहे हैं। इससे अच्छा है ना कि आप इसका जूस बनाकर मुझे दे दो।
आपको पता है हमारे स्कूल के बाहर एक फल की दुकान है। वो हर तरह का जूस भी बेचता है, वो भी फलों का बनाकर, वो भी उसमें कोका कोला डालकर। वो कोल्ड ड्रिंक मुझे बहुत पसंद है। आप भी मेरे लिए वही जूस बना दो ना। बेटा राजू, तू किस जूस की बात कर रहा है? जूस में कोई कोका कोला थोड़ी ना डालता है, और मैं इसमें कोका कोला कहाँ से डालूं? माँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है बनाते हुए। जब आप मुझे स्कूल लेने जाओगी ना, तो मैं आपको वो दुकान दिखाऊंगा, फिर आप देखना। शीतल, राजू अब अगर इतनी जिद कर रहा है तो मान लो ना उसकी बात, और एक बार देख आओ कैसे वो फलों का जूस बनाता है। क्या पता हमारे फल नहीं बिक रहे पर जूस बिक जाए। हम इतने फल का तो जूस नहीं बना सकते, ना कुछ से सही कुछ मिल जाए वही अच्छा। सभी के कहने पर अब अगले दिन जब शीतल राजू को स्कूल ले जा रही होती है, तो रास्ते में राजू अपनी माँ को वही दुकान दिखाता है जिसकी बात राजू कर रहा होता है। अब जूस पीने के बहाने राजू अपनी माँ के साथ उस दुकान पर जाता है जहाँ शीतल अपनी आँखों से देखती है कि जूस वाले को फल का जूस बनाते हुए। भैया, ये तुम कैसा जूस बना रहे हो? भला जूस में कोका कोला और आइसक्रीम कौन मिलाता है? बहन जी, एक नई डिश है। इसमें फल का जूस निकाला जाता है और उसके बाद स्वाद बढ़ाने के लिए कोका कोला मिलाया जाता है, और बच्चों को आकर्षित करने के लिए इसे हम आइसक्रीम बना देते हैं, और ये एक जूस पूरे 30 रुपए का मिलता है। क्या 30 रुपए? फिर तो भैया आप रहने दो, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। इस तरह शीतल ना तो जूस लेती है और ना ही अपनी इंसल्ट करवाती है, और बड़ी होशियारी के साथ फ्रूट कोला आइसक्रीम जूस बनाना सीख लेती है, और घर जाते ही सबसे पहले सेब और अंगूर का जूस निकालती है और अपने बेटे को 50 रुपए देकर उससे कोका कोला और आइसक्रीम मंगवाती है। ये लो माँ, ये आइसक्रीम गले उससे पहले तुम मेरे लिए वो जूस बना दो। तुम्हारा पहला ग्राहक मैं ही बनूंगा। हाँ बेटा, क्यों नहीं, मेरे ग्राहक तो तुम बन जाओगे, पर और ग्राहक को पसंद नहीं आया तो? इसलिए बिल्कुल सही बताना, मैंने इस गर्मी में फ्रूट जूस कोका कोला आइसक्रीम को कैसे बनाया है? क्योंकि शीतल ने पहले से ही अंगूर और बाकी फलों का जूस निकाल रखा था, इसलिए वो उसमें बस कोल्ड ड्रिंक मिलाती है। राजू द्वारा लाई हुई आइसक्रीम उसके ऊपर लगा देती है। अब जब राजू अपनी माँ के हाथ का कोका कोला आइसक्रीम जूस पीता है, तो वो अपनी माँ की काफी तारीफ करता है। माँ, आप तो सच में कुछ भी कर सकती हैं, मजा ही आ गया। इतना अच्छा कोला कोला आइसक्रीम जूस पी के, इतना अच्छा तो वो दुकान वाले अंकल भी नहीं देते। मैं तो कहता हूँ फ्रूट सड़ने गलने और फेंकने से अच्छा है कि आप घर के ही बाहर दुकान खोलो, या फिर मेरे स्कूल के बाहर दुकान खोलो, वहाँ ज्यादा कमाई होगी। शीतल को राजू का ये आइडिया बहुत पसंद आता है, और रात को जब रवि घर आता है तो सारी बात शीतल अपने पति को बताती है, साथ ही साथ अपने पति को भी कोका कोला आइसक्रीम फ्रूट जूस देती है। अब बताइए कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा तो हम अपना खुद का जूस बेचने का काम करें, इससे फल बेचने से ज्यादा कमाई हो सकती है। शीतल, मैं फल बेचने का काम इतनी जल्दी तो बंद नहीं कर सकता, पर हम किसी भी नए बिजनेस में कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं हमें अभी नहीं पता। वैसे भी तुम तो जानती हो कि फलों का काम भी मैंने अभी शुरू किया है, इसलिए तुम ये काम अकेले करो, मैं फल बेचूंगा और तुम ये अपना कोला कोला आइसक्रीम वाला काम करना, ताकि हमारे फल भी बर्बाद ना हो और वो काम में भी आ जाए। अब क्या था, बिना कोई देरी करे रवि अगले दिन अपनी बीवी के लिए जरूरत के सारे सामान ले आता है, और एक छोटे से ठेले पर कुछ फ्रूट्स और मशीन आइसक्रीम और कोका कोला लेकर स्कूल के थोड़ी ही दूर पर शीतल जा खड़ी हो जाती है। तो वहीं हमेशा की तरह आज भी रवि फ्रूट्स बेच रहा था। कुछ ही देर में स्कूल की छुट्टी होती है और स्कूल के बाहर एक नई जूस की दुकान देख बच्चों की भीड़ वहाँ उमड़ आती है। मुझे भी कोका कोला फ्रूट जूस आइसक्रीम चाहिए, वो भी चॉकलेट आइसक्रीम फ्लेवर के साथ। हाँ बेटा, क्यों नहीं, चॉकलेट फ्लेवर सिर्फ 20 रुपए में है और मिल्क फ्लेवर मात्र 15 रुपए में। अभी मेरे पास सिर्फ 2 ही फ्लेवर हैं। अगर आप लोगों को और कोई नया फ्लेवर चाहिए तो मेरा पहले जूस पीकर बताना कि ये जूस कैसा बना है। बच्चों की भीड़ जमा करने के लिए और अपनी कमाई करने के लिए शीतल नए नए पैतरे अपनाती है और ठेले पर आए लोगों से बहुत ही प्यार से बात करती है और उन्हें उनकी पसंद का कोका कोला आइसक्रीम जूस बनाकर देती है। आंटी, मेरा चॉकलेट फ्लेवर तो बहुत अच्छा है, ये कोका कोला आइसक्रीम मुझे तो बहुत पसंद आई, पर मुझे तो वो वनीला फ्लेवर चाहिए था।
लेकिन कोई बात नहीं आंटी, कल से आप वनीला फ्लेवर भी लेकर आना। इस तरह आधे घंटे के अंदर शीतल की अच्छी कमाई हो जाती है और वो पूरे दिन कोका कोला आइसक्रीम बेचकर जब रात को घर आती है तो दोनों पति पत्नी अपने अपने बिजनेस का हिसाब करते हैं। अरे आज भी 10% का भी मुनाफा नहीं हुआ। 4000 का फल खरीदा था और कमाई सिर्फ 1000 रुपए की हुई। पर देखिए ना जी, मैंने सिर्फ पहली बार 5000 का लागत लगाया है और पहले ही दिन 20,000 की कमाई हो गई। अगर भगवान ने चाहा तो हमारा कोका कोला आइसक्रीम का बिजनेस अच्छा चल सकता है। शीतल, अगर हमारा ये बिजनेस अच्छा चला तो मैं फल बेचने का काम छोड़कर इस जगह पर तुम्हारी तरह कोका कोला आइसक्रीम बेचूंगा। पहले ही दिन की कमाई देखकर शीतल और रवि काफी खुश हो जाते हैं। तो वही राजू भी आज बहुत खुश होता है। अगले दिन फिर से शीतल भयंकर धूप और गर्मी का सामना करते हुए कोला आइसक्रीम बेच रही होती है। तभी वहाँ एक बच्चा अपनी माँ के साथ गाड़ी से कहीं जा रहा होता है और कोका कोला आइसक्रीम की दुकान देख गाड़ी वहाँ रुकवा कर गाड़ी से उतर जाता है और दुकान पर जाकर अपनी माँ से जिद करने लगता है। माँ, बहुत गर्मी हो रही है, मुझे भी फ्रूट कोका कोला आइसक्रीम चाहिए और ये तो फलों का बनता है। प्लीज माँ, मना मत करो ना। बेटा, तुम कभी नहीं मानते। तुम्हारे पापा का खुद की जूस की दुकान है, पर तुम्हें दूसरों का ही पीना होता है। अच्छा बहन, कितने का दिया तुमने ये कोका कोला आइसक्रीम? बहन, सबके रेट अलग अलग है, तो फिर एक काम करो, जो सबसे अच्छा है वो दे दो। अगर हमें तुम्हारा काम अच्छा लगा तो मैं घर के लिए भी पैक करवा लूंगी। शीतल की दुकान पर सबसे ज्यादा कमाई फ्रूट कोका कोला आइसक्रीम की होती थी, इसलिए वो उसे अपना स्पेशल फ्रूट कोका कोला आइसक्रीम देती है, जिसे खाकर काजल का दिल गार्डन गार्डन हो जाता है और वो खुद आगे से शीतल को एक ऑफर देती है। तुमने मेरी सोच से भी काफी अच्छा बनाया है। मैंने उम्मीद नहीं करी थी इतने छोटे से ठेले में तुम इतना अच्छा और स्वादिष्ट फ्रूट कोका कोला आइसक्रीम देती हो। मेरे पति की खुद की जूस की कई सारी ब्रांचेस हैं। उन्होंने एक और नई ब्रांच खोली है। वहाँ के लिए उन्हें तुम्हारी जैसी होनहार औरत की जरूरत थी। अगर तुम हमारे लिए काम करो तो हम तुम्हें अपने बिजनेस का 60% देंगे। ऐसे में तुम्हारी अच्छी कमाई भी होगी और हमें 40% का प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर तुम्हें मंजूर है तो ये रखो मेरा कार्ड और जब दिल करे बेझिझक मुझे कॉल कर लेना। इतना बोलकर वो औरत वहाँ से चली जाती है। अब रात को जब शीतल घर आती है तो सारी बात अपने पति को बताती है, क्योंकि आज भी रवि की फलों की कमाई नहीं हुई थी, इसलिए वो अगली सुबह शीतल को उस औरत का फोन नंबर देकर बोलती है। अब शीतल उस औरत को फोन करती है और उसकी शर्त को अपना लेती है। बिल्कुल सही फैसला लिया है तुमने। चलो मैं तुम्हें अपनी दुकान दिखा देती हूँ। दुकान काफी बड़ी है, तो तुम हस्बैंड वाइफ अकेले संभाल लोगे ना? हाँ, फिक्र मत कीजिए। हम ये सब काम कानूनी रूप से करना चाहते हैं ताकि कल को कोई किसी को धोखा ना दे सके। डोंट वरी, हम खुद कागजात कार्रवाई पर विश्वास रखते हैं। इस तरह शीतल और रवि काजल के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं और उनकी दुकान में काम करने लग जाते हैं, जहां वो लोगों को महंगे दामों पर अपने फलों का बनाया हुआ कोका कोला आइसक्रीम जूस बेचते हैं और प्रॉफिट का 40% काजल को मिलता है और वही 60% शीतल और रवि को मिलता है, जिस वजह से धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए।